Hello students, how are you? In the previous slides, or you can say in the previous videos, we have discussed about the Great Depression, or you can say the year of depression and the effects of recession in Germany on Germany. Now we will start the next topic, that is the Hitler's rise to the power. किस प्रकार से वो उसका उदय हुआ, कैसे ताकत में आया, कैसे पावर में आया, आज हम लोग इस वीडियो में इन चीज़ों का जिक्र करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हिटलर बचपन में पेंटर बनना चाहता था और उसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। बचपन में बहुत ही गरीबी में जिए हैं वो लोग, उनकी फैमिली बहुत गरीबी में जिए हैं। तो यही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। ध्यान से देखिए, द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। ही वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिज राइज टू पावर कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हम लोग अब इसमें देखेंगे कैसे वो पावर में आया। ये सारी बातों का जिक्र आज हम लोग इस बारे में करेंगे, जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं। ये जो टॉपिक है हिटलर राइज टू द पावर, इसके अंदर ही मैंने दोनों पॉइंट लिए हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसके अंदर दो पॉइंट लिए हैं मैंने। एक तो है रीज़न बिहाइंड राइज टू हिटलर राइज एंड नंबर टू है प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वॉज इन आर्मी, एक्टेड एज मैसेंजर, become a corporal and earned medal for bravery। 1914 से 1919 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें इन्होंने एक मैसेंजर के रूप में वर्क किया और इन्होंने मेडल जीता ब्रेवरी के लिए। नंबर 2, ही वॉज अनहैप्पी विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। बहुत नाखुश हुए कि जर्मनी डिफीट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, जिसमें काफ़ी कुछ जर्मनी के हाथ से निकल गया। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी क्रेडिटर हुआ करता था, जो बाद में डेबिटर हो गया। ये तो आपको पता ही है ना। Number 3, in 1919 he joined a small group called German Workers' Party. After the World War, he joined the party that is known as the German Workers' Party. He subsequently took over the party and renamed it as a National Socialist German Worker Party. हल्के हल्के करके कुछ समय के बाद उसने उस पार्टी को टुक ओवर किया और उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जो कि बाद में नाजी पार्टी के रूप में जानी जाने लगी। ठीक है ना, मैंने लिखा है विच केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इन 1923 ही प्लान टू सीज बवेरिया एंड मार्च टू बर्लिन टू कैप्चर पावर। 1923 में उसने प्लानिंग किया बवेरिया को सीज करने की और बर्लिन को की तरफ मार्च किया ताकि उसको कैप्चर कर सके वहाँ पर, लेकिन वो फेल हो गया। बट फेल, ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज। उसको अरेस्ट कर लिया गया, देशद्रोह का के उसमें उसको अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में उसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, द नाजीज वर नॉट एबल टू मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट अप टू 1930। 1930 तक जो नाजी थे कोई बहुत बड़ा या सपोर्ट, जो कहते हैं ना, मूवमेंट नहीं कर पाए 1930 तक। लेकिन इन 1930 अंडर द शैडो ऑफ ग्रेट डिप्रेशन they were able to stir hopes of better future and Nazism became a mass movement। लेकिन 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन का दौर चल रहा था,
उसकी छाया चल रही थी, परछाया चल रहा था, लोगों में एक आशा थी, लोगों में एक आशा थी फ्यूचर को लेकर के कि फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय 1932 नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन रिचटैग। मैंने आपको बताया था रिचटैग का जर्मन पार्लियामेंट का दूसरा नाम है रिचटैग। लार्जेस्ट पार्टी बनी नाजी पार्टी। द जर्मन पार्लियामेंट विन with 37 votes, 37% votes. In 1928, they were able to secure only 2.6% votes. यहाँ पर 1928 की बात करते हैं हम, तो 1928 में वो सिर्फ 2.6% वोट ले पाई। वो कौन? नाजीज। लेकिन 1932 में उनको 37% वोट्स मिला। His passionate speeches about the fatherland and promises moved people. मैंने आपको एक बात तो बताया नहीं कि हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर भी था, वक्ता भी था, बहुत अच्छा बोलता था, पावर थी उसके पास, है ना। किस चीज़ की पावर थी? लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, लुभाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बाय 1932 नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन रिचटैग। ये क्लियर हो गया? ये भी मैंने आपको बताया सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। और 1928 में जिस पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, वो अब 37% वोट लेकर के जीत गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा that Hitler promised to build a strong nation। मैंने अभी आपसे कहा बहुत अच्छा वक्ता था, स्पीकर था, लोगों से प्रॉमिस किया उसने, उसे कई सारे प्रॉमिस किए थे, उसने कई सारे प्रॉमिस किए, जिसमें हिटलर प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, undo the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people। He promised employment and secure future to youth। लोगों को यह आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया कि उनका फ्यूचर अच्छा है, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और जो उनकी डिग्निटी है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा। डिग्निटी किसकी? जर्मन पीपल की। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ही प्रॉमिस्ड टू एलिमिनेट फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड टू रेसिस्ट ऑल फॉरेन कंस्पायरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि टू एलिमिनेट फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, जो बाहर का जो हस्तक्षेप था उसको हटाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ही डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स विच विल बी एविडेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब देखिए, जो भी उसने मास मोबिलाइजेशन किया, जो भी इससे रिचुअल्स थे, उनके सिग्निफिकेंस थे, जो भी उसने डिवाइस, जो न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, अब उसको हम नीचे लिखे हुए पॉइंटों से समझते हैं। दैट नंबर 1, मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द पीपल। नंबर 2, द रेड बैनर विद द स्वास्तिका। यहां पर मैंने वर्ड लिखा है स्वास्तिका, ये इनका सिंबल था, ये इनका सिंबल था स्वास्तिका। द नाजी सैल्यूट द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ हिटलर इंटेंशन टू एग्जिबिट हिज पावर। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा बेटा, ही पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज अ मसीहा। उसने अपने आप को एज अ मसीहा बताया कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, आपको इस मुश्किल से उभारने के लिए आया हूं। एंड अ सेवियर हु हैज अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ऑल दिस हेल्प्ड हिम टू गेन इनॉर्मस पॉपुलैरिटी। ये जो सारी बातें करता था, मैंने अभी आपसे कहा पावरफुल स्पीकर था वो, इससे उसको पॉपुलैरिटी मिली जर्मन पीपल्स के बीच में। whose sense of dignity has been shattered and who were living in a time of acute
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की। यहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में जब हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो मैंने लिखा है दैट प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग offered the chancellorship on 30 January 1933, the highest position in the cabinet of minister to Hitler। जो वहाँ का प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने चांसलरशिप ऑफर किया हिटलर को। कब किया था? 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है 30 जनवरी 1933, और चांसलरशिप वहाँ पर एक हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में। नंबर 2, the fire decree on 28 February 1933 suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। Fire decree of 28 February 1933 जो हुआ उसमें सस्पेंड कर दिए गए लोगों के सिविक्स राइट्स, जैसे कि बोलने का अधिकार, प्रेस की आज़ादी, असेंबली, जो कि पहले वेमार रिपब्लिक से गारंटेड थे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन 3rd 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट, द फेमस इनेबलिंग एक्ट, इसको याद रखना बेटा, वॉज पास्ड विच एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। एक ऐसा एक्ट पास हुआ जिससे कि यहां पर जर्मनी में डिक्टेटरशिप कायम हो गई, डिक्टेटरशिप कायम हो गई। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना? ये अब तक का सबसे बड़ा वो था इनेबलिंग एक्ट, जो वहां पर उसको डिक्टेटर बना दिया, हिटलर को डिक्टेटरशिप मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द स्टेट टू कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। वहाँ पर जो स्टेट को जो कंट्रोल किया पूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बेटा स्पेशल सर्वाइलेंसेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी एज नाजीज वांटेड। एक स्पेशल सर्वाइलेंस गठित किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट किया गया जो पूरी सोसाइटीज़ को कंट्रोल करते थे, ऑर्डर देते थे, जैसा कि नाजीज चाहते थे, जैसा कि नाजीज चाहते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट जो मैंने लिखा है बेटा, अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, जो भी वहां पर पहले से जो पुलिस थी वहां पर ग्रीन यूनिफॉर्म में, एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट ऑफ पुलिस। गेस्टापो का मतलब होता है नेम ऑफ द सीक्रेट पुलिस ड्यूरिंग नाजीज रूल, नेम ऑफ द सीक्रेट पुलिस ड्यूरिंग नाजीज रूल। ठीक है ना? गेस्टापो, द एसएस, एसएस का मतलब द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी डिवाइस सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीपल कुड नाउ बी डिटेन इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर। यहां पर बेटा एक बात मैं कहूंगा, गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर, यहां पर जो टॉर्चर किया जाता था, टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना, विभिन्न प्रकारों से उनको प्रताड़ित किया जाता था। एक गैस का चैम्बर बना दिया जाता था जिसके अंदर बहुत हल्के से गैस छोड़ी जाती थी, उसमें उनको छोड़ दिया जाता था, कांच का बना होता था और वो लोग तड़प तड़प के उसमें मरते थे। ठीक है ना? ये उनका टॉर्चर था, ये उनका टॉर्चर करने का तरीका था। राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। उनके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं होता था, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी, कोई अदालत नहीं होती थी, डायरेक्ट उनको वहां भेज दिया जाता था। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। अच्छा बेटा, यहां पर जो मैंने बात किया था अभी इनेबलिंग एक्ट का, अब इनेबलिंग एक्ट जो था वो उस समय की जब मैं बात कर रहा हूं, दैट ऑन 3rd March 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड।
इसको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। इसके तहत हिटलर को सारी ताकतें मिल गई थी, रूल बाय डिक्री, रूल बाय डिक्री, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आता है। चल अब हम लोग बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की, और यू कैन से अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, और यू कैन से अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। किस प्रकार से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, किस प्रकार से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो हिटलर का जो साथी था जिसका नाम हेज़लमैन सचेट था, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इसको रिकवर किया जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इकोनॉमिस्ट हेज़लमैन सचेट was given the responsibility of economic recovery. This was to be done through a state-created economic program. Number 2, Hitler pulled out the League of Nations in 1933. In 1933, reoccupied the Rhineland in 1936. अब जो उनके हाथ से राइनलैंड वाला एरिया चला गया था उसको दोबारा से रीऑक्यूपाई किया, एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मन in 1938 under the slogan one people one empire and one leader, ठीक ना, एक जनता, एक एम्पायर और एक लीडर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, he then took Sudetenland and Sudetenland from Czechoslovakia. उसने अपना एरिया जो चेकोस्लोवाकिया के पास चला गया था, सुडेटलैंड, उसको दोबारा से ले लिया। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है बेटा, ही डिड नॉट स्टॉप हियर, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। ही चूज वॉर एज अ वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, उसने वॉर को जो चुना ताकि इससे उभर सके, ताकि इससे उभर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा, resources were to be accumulated through the expansion of territory. resources कब एकत्रित होंगे, जब टेरिटरी बढ़ेगी, जब टेरिटरी बढ़ेगी, जब सोर्सेज होंगे हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास का मतलब जर्मनी में। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 1940 में जर्मनी ने पोलैंड पर फिर हमला किया। दे स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब यहाँ से शुरुआत हो गई फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ इनकी लड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द यूएसए रेस्ट्रिक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्बार्डेड पर्ल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड द वॉर। जापान ने जब हिटलर को सपोर्ट किया और पर्ल हार्बर पर बॉम्बार्डेड किया, बॉम्ब गिराए, तब यूएसए ने इसमें एंटर किया, तब यूएसए ने इस पर एंटर किया। और आपको मालूम है 1945 में यूएसए ने क्या किया था। 1945 में यूएसए ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, ठीक है ना। मैंने लिखा है, द वॉर एंडेड इन 1945 विद हिटलर डिफीट एंड द यूएस बॉम्बार्डिंग ऑफ यूएसए एंड नागासाकी इन जापान। ठीक, तो बेटा आज मैंने यहाँ तक किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो लेंगे द नाजी वर्ल्ड व्यू। थैंक यू।